कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जो साइकिल का बैलेंस बनाने में एकदम माहिर है। क्या इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग एक भारी भरकम गियर वाली मोटर बाइक चलाने के लिए पहले से ही तैयार हो चुका है? या फिर सोचिए कि कोई बच्चा क्लास में एकदम शांत रहता है, तो क्या वो पढ़ाई में कमजोर है? बहुत ही आम सवाल है ये। बिल्कुल। और इस तरह के सवालों के जवाब ना किसी गणित के फॉर्मूले में नहीं मिलते, बल्कि एक बच्चे के दिमाग की वास्तुकला में छिपे हैं। तो आज के इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास आज सामग्री के तौर पर एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। अरे वाह, क्या है वो? ये एक टॉपर की नोटबुक है, हम्म। जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी जिसे हम आमतौर पर सीडीपी कहते हैं ना, उसके पिछले वर्षों के 15 सबसे अहम सवालों का संकलन है। अच्छा, यूपीटीईटी और सीटीईटी वाले जो पीवाईक्यू होते हैं। एकदम सही। लेकिन देखिए, हमारा मिशन आज सिर्फ इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तरों पर टिक लगाना नहीं है। हम ना एक विशेषज्ञ शिक्षक की तरह हर प्रश्न का और उसके हर विकल्प का विश्लेषण करने वाले हैं। मतलब चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर सीटीईटी जैसे एग्जाम में सिर्फ रटना क्यों काम नहीं आता? कॉन्सेप्ट समझना क्यों इतना जरूरी है? बहुत ही बढ़िया सवाल से शुरुआत की है आपने। देखिए, पेडागोजी ना कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है कि आपने रट लिया और एग्जाम में अप्लाई कर दिया। ये बच्चे के दिमाग को समझने का एक विज्ञान है। सही बात है। जब आप एक शिक्षक के तौर पर कक्षा में जाते हैं तो आपके सामने 30-40 अलग अलग तरह के दिमाग होते हैं। इसीलिए आज हम हर प्रश्न के हर एक ऑप्शन का गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि शिक्षार्थियों के फंडे एकदम क्लियर हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीखने की बुनियाद से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक बच्चा सीखता कैसे है। बिल्कुल। पहला प्रश्न लेते हैं। हाँ, तो मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें पहला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, मतलब कॉग्निटिव अचीवमेंट का सबसे निचला लेवल। अगर सरल हिंदी में कहें तो सोचने समझने की प्रक्रिया का सबसे शुरुआती पायदान क्या है? इसके विकल्प दिए गए हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। देखिए, इसे समझने के लिए हमें बेंजामिन ब्लूम के वर्गीकरण, जिसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसे याद करना होगा। अच्छा, वो जो पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट है। एकदम सही। ब्लूम ने सीखने को एक पिरामिड या सीढ़ी की तरह बताया है। इसमें जो बोध है यानी समझना, अनुप्रयोग यानी इस्तेमाल करना, और विश्लेषण यानी चीजों को तोड़कर समझना, ये सब उच्च स्तर के काम है। तो फिर सबसे निचला स्तर कौन सा हुआ? इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, ज्ञान। ज्ञान का मतलब है सिर्फ तथ्यों को याद रखना या रट्टा मारना। जैसे बच्चे रट लेते हैं ना कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हाँ। बस वो ज्ञान है। तो शिक्षार्थियों के लिए यहाँ एक बहुत ही काम की एग्जाम टिप है। हमेशा ब्लूम के पिरामिड को दिमाग में रखें, जिसका सबसे निचला आधार ज्ञान है। क्या बात है, मतलब ज्ञान महज एक नींव है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, मुझे लगता है ये हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था। विकल्प हैं क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण और द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। क्या साइकिल का बैलेंस सच में बाइक में मदद करता है? 100% करता है, और मनोविज्ञान में इसे अधिगम अंतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। चलिए विकल्पों को देखते हैं। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल अंतरण तब होता है जब स्तर समान हो, मतलब एक कार से दूसरी कार चलाना। बिल्कुल। और द्विपार्श्विक या बाइलेटरल तब होता है जब शरीर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सिखाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, साइकिल एक सरल मशीन है और बाइक एक जटिल मशीन। तो ये एक तरह का अपग्रेड हो गया ना। अंतरण यानी वर्टिकल ट्रांसफर। तो सही उत्तर है दूसरा विकल्प, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। अरे वाह। और इसके लिए एग्जाम टिप ये है कि जब भी परीक्षा में कौशल का स्तर सरल से जटिल की तरफ बढ़ता दिखे तो बिना सोचे ऊर्ध्व या वर्टिकल अंतरण पर टिक लगा दें। बहुत ही बढ़िया टिप है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, जो थोड़ा ठहराव के बारे में है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? लर्निंग प्लेटो। हाँ। पठार मतलब जब हम कुछ सीख रहे होते हैं और अचानक से हमारी प्रगति रुक जाती है। विकल्प है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। पठार या ठहराव अक्सर बच्चे के आंतरिक कारकों की वजह से आता है। आंतरिक कारक मतलब जो बच्चे के अंदर चल रहा है। जैसे
अगर उसकी प्रेरणा या मोटिवेशन खत्म हो गई हो, जो कि प्रेरणा की सीमा है, या वो थक गया हो, जो शारीरिक सीमा है, या उसकी मौजूदा दिमागी क्षमता फुल हो गई हो, यानी ज्ञान की सीमा, ये सब ठहराव लाते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें से कौन सा कारण नहीं है? सही उत्तर है दूसरा विकल्प, विद्यालय का असहयोग, क्योंकि ये एक बाहरी कारक है। स्कूल का माहौल खराब हो सकता है, लेकिन ये बच्चे की सीखने की आंतरिक क्षमता का पठार नहीं बनाता। समझ गया। शिक्षार्थियों के लिए टिप यही है कि पठार के प्रश्न अक्सर बच्चे की व्यक्तिगत या आंतरिक सीमाओं से जुड़े होते हैं। बाहरी कारकों को हमेशा अलग रखें। एकदम क्लियर हो गया फंडा। अब चौथा प्रश्न एक सीधी परिभाषा पर है। प्रश्न है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। इसके विकल्प में मॉर्गन, स्किनर, क्रॉनबैक और गेट्स व अन्य दिए गए हैं। ये तो सीधा रटने वाला सवाल लग रहा है। हाँ, ये एक सीधी परिभाषा है, लेकिन इसे याद रखने का एक तरीका है। ये परिभाषा गेट्स की है। सही उत्तर है पहला विकल्प, गेट्स व अन्य। इसे याद कैसे रखें? इसने सारे मनोवैज्ञानिक हैं। एग्जाम टिप यही है कि कीवर्ड्स पकड़ें। जब भी अनुभव और प्रशिक्षण यानी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की बात आए तो उसे तुरंत गेट्स के नाम के साथ जोड़ दें। गेट्स मतलब अनुभव का दरवाजा। अरे वाह, गेट्स मतलब दरवाजा, ये तो बहुत ही सॉलिड तरीका है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो यह सवाल उठता है कि हम उनकी बुद्धि या स्वभाव को मापते कैसे हैं। बिल्कुल, बुद्धि मापन बहुत अहम हिस्सा है सीडीपी का। तो हमारा सेक्शन 2 इसी पर है। 5वां प्रश्न, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है और विकल्प बहुत सीधे हैं, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को देखते ही दिमाग में अल्फ्रेड बिने का नाम आना चाहिए। वही जिन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था। एकदम सही। बिने ने व्यक्तित्व या पढ़ने की क्षमता नापने के लिए टेस्ट नहीं बनाया था। उनका मकसद था ये पता लगाना कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है, ताकि उसकी मदद की जा सके। तो इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, बुद्धि का। और एग्जाम टिप है कि अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्टिंग का जनक माना जाता है। बिने का नाम दिखे तो बुद्धि पर फोकस करें। बहुत खूब। अब आते हैं इंसान के स्वभाव पर। छठा प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। हाँ, मतलब जो बच्चे शांत रहते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, और जो बहुत बोलते हैं, सबसे घुलते मिलते हैं। विकल्प हैं फ्रॉइड, युंग, मन और आलपोर्ट। फ्रॉइड तो मनोविश्लेषण के लिए जाने जाते हैं और आलपोर्ट ने शील गुण यानी ट्रेट्स की बात की थी। तो फिर ये इंट्रोवर्ट वाला कॉन्सेप्ट किसका है? ये मशहूर वर्गीकरण कार्ल युंग ने किया था। तो सही उत्तर है दूसरा विकल्प, युंग। अच्छा, हाँ, एग्जाम में अक्सर फ्रॉइड और युंग में कंफ्यूजन होता है। तो टिप ये है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शब्द हमेशा युंग के साथ जुड़े होते हैं। इसे एकदम दिमाग में बैठा लें। ठीक है, तो बुद्धि और व्यक्तित्व तो ठीक है, लेकिन एक बच्चे का समग्र विकास किन नियमों पर चलता है? आइए इसे समझते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में। चलिए, विकास के सिद्धांत बहुत ही दिलचस्प होते हैं। हाँ, तो 7वां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विकल्प सुनिए, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। देखिए, अगर हम सवाल को ही ध्यान से पढ़ें तो आधा जवाब तो वही मिल जाता है। वो कैसे? सवाल सामाजिक विकास के बारे में है। आर्थिक या वंशानुगत चीजें बच्चे पर असर डालती हैं, लेकिन जब बात समाज में घुलने मिलने की हो तो सबसे बड़ा असर उसके आसपास के सामाजिक माहौल का ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, बच्चा अपने माहौल से ही तो सीखता है। एकदम सही। तो सही उत्तर है दूसरा विकल्प, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। एग्जाम टिप बहुत ही सिंपल है, जिस प्रकार के विकास की बात हो रही हो हमेशा उससे सबसे सीधे जुड़े पर्यावरण को चुनें। बहुत ही लॉजिकल है ये। अब 8वें प्रश्न पर आते हैं, जो मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा। बताइए। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? और विकल्प हैं, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। आपने सही कहा, ये थोड़ा ट्रिकी है। आमतौर पर हमें लगता है कि बच्चे का शरीर रोज एक ही गति से बढ़ रहा है। हाँ, मतलब कपड़े तो हर साल छोटे हो ही जाते हैं बच्चों के। हाँ, पर वैज्ञानिक तौर पर ऐसा नहीं है। बचपन के शुरुआती सालों में और फिर किशोरावस्था यानी टीनेज में शारीरिक विकास बहुत तेज होता है, लेकिन बीच के सालों में ये गति धीमी पड़ जाती है। अच्छा, मतलब ग्राफ एक सीधी लाइन नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये एक अनियमित प्रक्रिया है। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, अनियमित विकास का नियम। और टिप ये है
कि हमेशा याद रखें, शारीरिक विकास के विभिन्न चरणों की गति अलग-अलग होती है। ठीक है, अब 9वां प्रश्न देखते हैं और शिक्षार्थियों यहां ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। हाँ, मैंने भी देखा है कि परीक्षाओं में ये नहीं वाले सवाल बहुत फंसाते हैं। इसके विकल्प हैं अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलिए विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। निरंतर विकास, परस्पर संबंध और समान प्रतिमान, ये तीनों तो विकास के स्थापित सिद्धांत हैं। तो बचा पहला विकल्प? हाँ, अनुकूलित प्रत्यावर्तन या कंडीशनड रिफ्लेक्स, ये विकास का नहीं बल्कि सीखने का सिद्धांत है जो इवान पावलोव ने दिया था। वो कुत्ते और घंटी वाला प्रयोग ना? बिल्कुल वही। तो सही उत्तर है पहला विकल्प। और इसके लिए मेरी एग्जाम टिप यही है कि परीक्षा में नहीं वाले प्रश्नों को हमेशा अंडरलाइन कर लें। और हाँ, लर्निंग और डेवलपमेंट की थ्योरी को कभी मिक्स ना करें। बहुत ही काम की सलाह है। 10वां प्रश्न विकास की एक परिभाषा पर है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? ये तो एक बहुत ही जानी मानी परिभाषा है। इसके विकल्प हैं गेसिल, हरलॉक, मेरेडिथ और डगलस। देखिए, बाल मनोविज्ञान में एलिजाबेथ हरलॉक का योगदान बहुत बड़ा है। ये उन्हीं का प्रसिद्ध कथन है। तो सही उत्तर हुआ हरलॉक। हाँ, दूसरा विकल्प हरलॉक। और इसे याद रखने की एग्जाम टिप ये है कि जैसे ही आप प्रश्न में नवीन विशेषताएं या न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तुरंत हरलॉक को टिक कर दें। हरलॉक मतलब कुछ नया अनलॉक होना। अरे वाह, हरलॉक से अनलॉक ये ट्रिक्स तो सच में कमाल की हैं। खैर, विकास तो बाहर से दिखता है, लेकिन बच्चे के अंदर वो क्या है जो उसे कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। यही हमारा अगला सेक्शन है, मूल प्रवृत्तियां और अवधान। 11वां प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? विकल्प हैं ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें ना, तो इंसान के अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, जैसे डर लगने पर भागना। हाँ, तो ये 14 प्रवृत्तियां किसने बताई? ये थ्योरी विलियम मैकडूगल ने दी थी। उन्होंने बताया कि इंसान में 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो उसके व्यवहार को चलाती हैं। तो सही उत्तर हुआ दूसरा विकल्प, मैकडूगल। एकदम सही। और शिक्षार्थियों के लिए टिप है, सीडीपी में जहां भी संख्या 14 और मूल प्रवृत्ति एक साथ आए, उसका सीधा कनेक्शन मैकडूगल से होता है। ठीक है। 12वां प्रश्न अवधान यानी अटेंशन के बारे में है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? विकल्प हैं डम्बेल का, रॉस का, मन का या मैकडूगल का। देखिए, जब हम क्लासरूम में होते हैं तो आसपास बहुत शोर होता है, लेकिन जब हम सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं, तो वही अवधान है। और ये बहुत ही सटीक परिभाषा डम्बेल ने दी थी। सही उत्तर है पहला विकल्प, डम्बेल का। इसकी कोई ट्रिक है याद रखने की? बिल्कुल, कीवर्ड याद रखिए, चेतना का केंद्रीकरण यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कीवर्ड हमेशा डम्बेल की परिभाषा से जुड़ा होता है। डम्बल की तरह भारी फोकस। डम्बल से फोकस, कमाल है। चलिए, अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लासरूम के नियमों और परीक्षणों में कैसे लागू करते हैं, ये देखते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में। चलिए, 13वां प्रश्न थॉर्नडाइक के नियमों पर है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? फिर से नहीं आ गया है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। विकल्प हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ बहुत ही बुनियादी नियम दिए थे। इनमें से 3 उनके मुख्य यानी प्राइमरी नियम है। कौन कौन से? पहला तत्परता यानी रेडीनेस, दूसरा अभ्यास यानी एक्सरसाइज और तीसरा प्रभाव यानी इफेक्ट। तो जो तीसरा विकल्प है बहु अनुक्रिया का नियम, वो मुख्य नहीं है? बिल्कुल, वो एक गौण या सेकेंडरी नियम है। तो सही उत्तर है तीसरा विकल्प। और एग्जाम टिप है, थॉर्नडाइक के इन 3 मुख्य नियमों को हमेशा अपनी उंगलियों पर याद रखें। बाकी जो भी आए वो मुख्य नहीं है। एकदम सही। अब 14वें प्रश्न पर आते हैं, जो थोड़ा हमारे भारतीय संदर्भ से जुड़ा है। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? विकल्प हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण,
आर्मी अल्फा परीक्षण और चित्रांकन परीक्षण। देखिए, भारत में बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में डॉक्टर जलोटा का काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशी टेस्ट अंग्रेजी में थे और हमारे बच्चों के लिए भाषा एक रुकावट थी। हाँ, भाषा की वजह से तो कोई भी बच्चा टेस्ट में पीछे रह सकता है। बिल्कुल। तो उन्होंने हिंदी में जो टेस्ट बनाया उसका नाम था जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो सही उत्तर हुआ दूसरा विकल्प। जी, और टिप ये है कि डॉक्टर जलोटा का नाम आते ही हिंदी में साधारण मानसिक योग्यता को याद कर लें। बहुत बढ़िया। और अब हम आ गए हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 2 फैक्टर थ्योरी। हाँ, विकल्प है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन और स्टर्न। देखिए, ये थ्योरी कहती है कि हमारी बुद्धि 2 कारकों से बनी है। एक जी फैक्टर यानी जनरल, जो जन्मजात होता है, और एक एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक, जो हम मेहनत से सीखते हैं। जैसे कोई पैदाइशी होशियार होता है पर म्यूजिक क्लास जाकर एक स्पेसिफिक स्किल सीख लेता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है, और ये शानदार सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, स्पीयरमैन। तो इसकी टिप क्या होगी? एग्जाम टिप है, द्विकारक यानी 2 फैक्टर का नाम आते ही स्पीयरमैन को याद करें। एस से स्पेसिफिक और एस से स्पीयरमैन। क्या बात है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को संक्षेप में बांधते हैं। आज हमने ब्लूम से लेकर स्पीयरमैन तक इन 15 प्रश्नों को सिर्फ सॉल्व नहीं किया, बल्कि ये समझने का एक ब्लूप्रिंट देखा कि एक छात्र का दिमाग असल में काम कैसे करता है। एकदम सही। ये सिर्फ प्रश्न नहीं है, ये क्लासरूम की असल चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं शिक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज हमने विकास और सीखने के कई पुराने और स्थापित नियमों की चर्चा की, लेकिन जरा सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां बच्चे मिट्टी और खिलौनों से ज्यादा स्क्रीन और एआई के साथ बड़े हो रहे हैं, सही बात है। तो क्या आने वाले समय में शारीरिक और सामाजिक विकास के ये नियम पूरी तरह से बदल नहीं जाएंगे? क्या हमें बहुत जल्द एक नए डिजिटल विकास के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? बाप रे, ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। अगर पावलोव या स्कैनर आज होते तो शायद वे स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन पर रिसर्च कर रहे होते। बिल्कुल। तो इसी विचार पर मनन करने के लिए आप सबको प्रेरित करते हुए हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए।